हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आईएफएस के इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं शुभम आर्या जी। और शुभम आर्या जी ने अभी जल्द ही जो आईसीएमआर का रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने जेआरएफ कैटेगरी में क्वालिफाई किया है और आज वो हमारे साथ हैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, अपनी जो भी जर्नी है उसे आपके साथ शेयर करने के लिए। और आशा करते हैं कि आपको इस इंटरव्यू से, इस जर्नी से, इस पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी वाले सेगमेंट से फायदा होगा, जिसका इस्तेमाल आप अपनी प्रिपरेशंस में कर पाएंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट के अंदर। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद और रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद? थैंक यू सर। इट्स बीन 15 डेज, लाइक 2 दिसंबर को एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट थोड़ा लेट आया था इस बार, तो मेरे को नर्व्स थी एंड वो अच्छा फील हुआ। उसके बाद मेरे को एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने जब स्कोर अपना कैलकुलेट किया था तो इट वाज अराउंड 55 और 56 समथिंग, बट मेरे मार्क्स थोड़े से पता नहीं कुछ कम हुआ था उसकी वजह से। तो मैंने उस परसेंटेज के आसपास जब देखा मेरा नाम नहीं था, तो थोड़ी देर बाद मैंने जब लिस्ट में देखा तो फाइनली आई गॉट माय नेम एंड इट वाज एक्सटेटिक। तो इट इज़ ग्रेट टू फील योर नेम इन दैट लिस्ट ऑफ फ्यू पीपल। ओके, सो डेफिनेटली एक ऐसा टाइम होता है कि रिजल्ट तो आ गया, पता भी चल गया रिजल्ट आ गया, बट वो एक अंदर से डर लगा रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और जब आप अपना नाम देखते हो तो एक पल के लिए लगता है कि हो गया और आपको विश्वास नहीं होता है। तो एक छोटा सा ऐसा मोमेंट जरूर आता है। हम एक एक करके आपके सामने सवाल रखेंगे और ये सारे सवाल जो है ये स्टूडेंट्स के हैं, ये बच्चों के फायदे के हिसाब से। और आप कोशिश करिएगा कि जब जवाब दें तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ हो, कोई मैसेज हो, कोई ना कोई बेनिफिट वाली बात हो। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये सक्सेस मिल जाएगी? सर, एक्सपेक्टेशन बहुत बार उल्टा पड़ जाता है। मैंने जब सीएसआईआर का प्रिपरेशन शुरू किया था, मेरे सारे सीनियर सीएसआईआर क्रैक कर रहे थे और उसी रूम में मैं पढ़ाई करता था, तो मुझे लगता था कि मेरा जेआरएफ होना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सारे मॉक टेस्ट अच्छे जा रहे थे मेरे सारे। तो लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उल्टा हुआ, सीएसआईआर मेरा क्रैक नहीं हो पाया था। बट देन आईसीएमआर वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और सिंस आई हैड अ नीट बैकग्राउंड, तो मुझे एक्सपेक्टेशन था, लाइक आई वाज श्योर के 70-30 मेरा हो जाएगा। एंड जब आंसर उनका रिस्पॉन्स आया तो उसको देखने के बाद भी मुझे फील हो रहा था प्रीवियस कट ऑफ्स देखने के बाद। बट कैलकुलेशंस ऑल असाइड, दैट डे वो जो चीज़ थी वो कंप्लीट हुई, तो वो अलग लेवल पे था। बट ये आई वाज एक्सपेक्टिंग इट डेफिनेटली। सो बढ़िया, और होना भी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आप एफर्ट्स ले रहे हो तो आपके एफर्ट्स पर आपको भरोसा होना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा लगातार किसी एक एम के पीछे दौड़ रहा है और एफर्ट्स ले रहा है, सारे जरूरी नेसेसरी स्टेप्स ले रहा है, तो सक्सेस होना तय है, ये श्योर होता है। राइट, सो अब मैं अगले सवाल की तरफ आऊंगा और अगला सवाल ये है कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही जब आपने तैयारी शुरू की। तो अब आपका एम तो क्लियर था कि आईसीएमआर जेआरएफ ही चाहिए, लेकिन हाउ टू मेक अ प्लान एंड हाउ टू फाइनली ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, एंड कैसे ये चीज हुई, आपने कैसे ये किया? मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें इस जानकारी को। सर, जर्नी तो इट्स फॉर अराउंड 3 इयर्स। मेरा 2019 से क्लियर था, बिकॉज जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया था तो मेरे एक सीनियर शुभम कुमार सर, इज इन आईटी जोधपुर राइट नाउ, उनके गाइडेंस में हम लोग ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एंड देन रुद्र सर, ही इज़ इन आईटी मद्रास राइट नाउ। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो रूम है वो इन्हीं लोगों से भरा होता है, जेआरएफ। तो बिकॉज सीएसआईआर के बारे में सारा आइडिया था कि 3 पार्ट हैं और ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ा था, बिकॉज यहाँ पर आपको कम समय में क्वेश्चंस करने हैं, मोर ऑफ द कॉल आउट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो तुरंत आने चाहिए। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था फॉर सीएसआईआर, बट डीपली स्टडी करने के बाद आई थॉट के आई शुड गिव इट अ शॉट। एंड इन 21 मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगा इसको। तो 2022 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ एंड डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग इट वेंट वेल एंड द रिजल्ट्स आर आउट।
तो या इट्स बीन 3 इयर्स और ऐसे काम चला है सब, इंस्पिरेशन एंड एग्जीक्यूशन। ओके, सो हमेशा ही ये देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं सिचुएशन यही निकल करके आती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी से इंस्पायर्ड हैं बच्चे। उन्होंने किसी को तो देखा है कि जो जेआरएफ है, जो कहीं पर किसी लैब में है, पीएचडी परस्यू कर रहा है, किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति लाइफ में जरूर है, वो खुद टीचर भी हो सकता है जिनसे वो पढ़े हुए हैं, जो आपको कई बार बताया जाता है इन एग्जाम्स के बारे में, और आप बस उस एग्जाम के पीछे लग जाते हो और क्वालिफाई भी कर जाते हो। और आपके साथ भी यही है कि आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी रूममेट्स रहे, और जब सबके सब क्वालिफाइड हैं तो लगता है कि नहीं मुझे भी होना चाहिए, और डेफिनेटली उसी का एक असर है ये। नाउ आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके सामने लेकर के आएंगे, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि आपकी तैयारी के अंदर, आपके प्रिपरेशन के अंदर आप आईएफएस का कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं? तो आईएफएस से हमारे एक सीनियर और हैं, वो डीआरडीओ में अपनी रिसर्च परस्यू कर रहे थे। उन्होंने आईएफएस का क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया था, एंड ही वाज नेबर टू दैट रूम जहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे, और वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहे थे। तो उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा, उनका गाइडेंस रहता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ द फैकल्टीज, बिकॉज वी वर प्रिपेयरिंग बाय सेल्फ स्टडी मोस्टली, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जिस तरह से स्पेशली पार्ट ए और पार्ट बी और सी में सभी में उनके जो इनपुट्स थे ना, दे वर वेरी वैल्यूएबल। और हरीश सर का कंट्रीब्यूशन उस तरीके से आईफास के थ्रू हमें मिला, रादर देन हमने ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं करा था उतना, बट ये है कि ऑफलाइन हमको जो चीज़ें मिली, जो भी इसके रिसोर्सेज थे आईफास के मॉड्यूल्स एंड ऑल, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, वो लोग हम यूज़ करते थे, एंड दे वर रियली वैल्यूएबल, बिकॉज वो आपके एज देते थे टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर्स। तो दैट्स हाउ आईफास, आई वुड से, हेल्प्ड अस थ्रू आउट। सो बहुत अच्छे, और अब डेफिनेटली अगले सवाल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगला सवाल थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इमोशनल भी कर दे, या हो सकता है आपको थोड़ा टच भी हो जाए। अगला सवाल इस तरह से है कि आपने फिलहाल एक एम आपकी लाइफ में सेट किया और उसको अचीव भी किया, लेकिन इस सक्सेस का, इस अचीवमेंट का अगर आपको किसी को डेडिकेट करना हो, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसे आप आपकी सक्सेस को डेडिकेट करेंगे? सर, इसका तो थ्रू एंड थ्रू माय लाइफ, मैं जहाँ भी जाऊँगा आई विल वन पर्सन, मतलब ओके ऑब्वियसली पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर, बट माय सिस्टर हैज डन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क फॉर माय ड्रीम, और शी इज स्टिल सपोर्टिंग मी। इनफैक्ट कुछ सब्सक्रिप्शंस जैसे मैंने किए थे, तो उसकी जो भी फीस होती थी मैं मम्मी पापा से बाद में लेता था, बट मेरी सिस्टर पहले, एंड शी इज़ यंगर देन मी, शी इज़ बीन working as a makeup artist here in my town, but she believed, and that's how it came into reality. So without a doubt Muskan is her name, and God bless her, मतलब I will dedicate it, and जो भी आगे possible हो पाएगा to my sister मुस्कान आर्या। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, और डेफिनेटली आपने ही एक बैकबोन के तौर पर सपोर्ट किया हुआ है, तभी शुभम जी यहाँ पर हैं और हमसे बात भी कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से भी और पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमेशा ही ज़रूरी होता है कि किसी विद्यार्थी के पीछे, किसी स्टूडेंट के पीछे कोई ना कोई ऐसा हो जिससे वो निश्चिंत रहे कि हाँ, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, मुझे सिर्फ एफर्ट्स लेने हैं, बाकी का सारा काम जो है मेरे पीछे कोई है जो ध्यान रख लेगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो मेरे साथ खड़ा भी होगा। और ऐसा बनने के लिए, ऐसा रोल प्ले करने के लिए थैंक यू सो मच। और अब अगले सवाल की तरफ इस तरह से बढ़ना है कि आपके फ्यूचर एम्स या फ्यूचर गोल्स जो हैं लाइक कुछ होंगे, और कैसे आप इस चीज़ में आईसीएमआर को जो है देखते हैं, और कैसे आप आपका आने वाला फ्यूचर प्लान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस प्लानिंग में से मे भी कुछ ऐसा मिल सकता है जो इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर्स के काम आ जाएगा। सो हाउ एक्चुअली यू आर प्लानिंग योर फ्यूचर, आप आने वाला जो स्टेप्स है लाइफ का, वो कैसे आप प्लान कर रहे हो? सर प्लानिंग स्टार्ट है, आई मीन बेसिकली
it all originated from COVID, right? Because at that time in the second wave, my father was in ICU, and it was very difficult period for us. So at that time, medical research and all, I was kind of interested, but that gave me a fire that I have to do something in this particular area. But at the same time, I have to be pragmatic, because I get to know from my seniors that things are very not so real, like what you predict, that is not there. The ground पे कुछ और reality भी होती हैं. So I'm just calculating right now. Like if I go by the chronology, I'm thinking of joining a the desired institute which will fulfill my area of interest, which may be epidemiology, or in certain dry lab topics like bioinformatics में जो protein structures पे work होता है. So I would like to join that kind of work, and for that I'm continuously researching right now and trying to contact different people in the country. And as soon as I start my JRF within 6 to 5 months, I will work my best to complete my PhD within the time frame, and later on contribute something to the development of the nation. But keeping all that, the time is very important. So right now it's very important कि ये जो time phase में मुझे मिल गया है, अब इसको मुझे capitalize करना है and to leverage this thing. अभी मेरे को ये नहीं है कि मैं 1 साल सोचने में बिता दूं, because ऐसा भी हो चुका है. I have seen one of my senior who took around 1.5 years to join an institute. He had very limited option then. तो अभी ये है कि मुझे first जो उसका honeymoon phase कह दूंगा मैं JRF का, कि ये मुझे 6 to 7 months में मुझे decide करना है. उसको ध्यान में रखते हुए मैं ज्वाइन करूंगा एंड JRF करूंगा अच्छे से, एंड होपफुली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. आई कैन नॉट प्लान 10 years ahead, बट 1 साल का तो मैंने सोच लिया है सर. थैंक यू सर. तो प्लान ऑलरेडी सेट है, और अगर आप में से भी कुछ बच्चों का इस तरह का ही प्लान है तो डेफिनेटली आप शुभम जी से कनेक्ट कर सकते हैं. आप उनसे अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप उसको ले भी सकते हैं, और डेफिनेटली आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसका इस्तेमाल या उस तरीकों का इस्तेमाल आपके लाइफ के जो भी एम्स हैं आप उनको भी सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज करेंगे. सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल ये है कि क्या आप किसी को अपनी लाइफ में एज अ आइडल और एज अ मॉडल देखते हैं, कि आपको लगता है कि नहीं मुझे इनके जैसा बनना चाहिए? इट्स हार्ड टू से सर. आइडियल तो अभी मैं सभी में देखता हूँ, मतलब बिकॉज एवरीथिंग, मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद यू गेट टू सी दैट व्हाट यू थिंक वाज आइडियल वाज नॉट सो आइडियल. तो जब तक मैं सोचता था कि JRF करना बहुत डिफिकल्ट है, JRF में ये चीज़ें हैं, तो नाउ आई एम गेटिंग बहुत सारे मेरे सीनियर्स जो पहुँच चुके हैं उस लेवल पे, तो दे आर सेइंग कि उनके आइडियल्स चेंज हो गए हैं. तो अभी तक मेरे आइडियल्स ये था कि बट अगर मुझे लाइफ टाइम का अगर 1% का नाम लेना हो, तो ड्यूरिंग माई NCC डेज आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट कोयम्बटूर में. वहाँ पर एडवांस लीडरशिप कैंप था, और वहाँ पर मैं अपनी दिल्ली प्लेटून के साथ गया हुआ था. एंड कोयम्बटूर में वहाँ आसपास साउथ में जो वाइब थी, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में हम लोगों का कैंप था. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, आई मीन लाइक दैट गाय वाज समथिंग एल्स. उनकी बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई हैं. I cannot relate totally with him, but for some things I feel like he's an inspiration. He's an invisible hand over everyone in science. तो 27 जुलाई को जब उनका इंतकाल हुआ था, एंड वी वर इन लोधी रोड पर ही थे हम लोग. मेरे एक फ्रेंड बागेश्वर के साथ में वहाँ पे था, एंड एट दैट टाइम जो हम लोग एक नरेशन रीड, जावेद अख्तर साहब का उनका रिसाइटेशन चल रहा था बुक का. वी वर इन द हॉल, एंड जब ये खबर आई तो एट दैट टाइम वो प्रोग्राम बीच में रोक के सब लोगों ने मौन किया. और वो जो फीलिंग है ना, मतलब एक डिवोशनल सोल कह सकते हो आप. वो अगर स्पिरिचुअलिटी कुछ है तो साइंस में मुझे वो इंसान जैसा कुछ हासिल करना है, कहीं भी एक छोटे लेवल पे ही सही. बट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज माई आइडियल फॉर दैट थिंग. तो ये जो नाम आपने लिया है एक बहुत बड़ा नाम है, और इंडिया के अंदर ही नहीं, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी कोई इंडियन रहता है, कहीं ना कहीं उनके लिए इनका नाम और आइडल के तौर पर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम, ये तो सच में ऐसा है कि लाइक एक बहुत बड़ा टास्क आपने अपनी लाइफ में अपने आप को दे दिया है.
और अगर हम या हम में से कई सारे विद्यार्थी इस तरह का एम रखते हैं और डेफिनेटली अपने एम को अचीव भी करते हैं लाइफ में, तो शायद जो उनका एम था अपनी लाइफ का कि साइंस को और सोसाइटी को कुछ ऐसा दे जाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास के रहन सहन को ना बदले, हमारे आसपास की चीजों को ना बदले, बल्कि आने वाली जनरेशन्स को ही बदल दे, तो शायद वो चीज पूरी होगी। और सच में आपका एम काफी बड़ा है, काफी बड़े आइडल है आपके, और वो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के आइडल हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल है रिसेंट जो टाइम ड्यूरेशन है, रिसेंट का जो समय है अभी का प्रेजेंट टाइम, उससे है। और ये सवाल कुछ इस तरह से है कि आज के समय पर मेजॉरिटी ऑफ ऐसे तरीके यहाँ पर अवेलेबल है, हमारे आसपास में प्रेजेंट है, हमारे हाथ में प्रेजेंट है, जिससे हम टाइम को देख ही नहीं पाते और टाइम जो है वो हाथ से निकला चला जाता है। लाइक कई सारे ऐसे तरीके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी कई सारे नाम है जो मैं शायद यहाँ पर ले भी नहीं पाऊंगा। इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन के बारे में सोचता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचता है, तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इन सारी चीजों से बचते हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? आपने अगर कोई ऐसा तरीका यूज किया हो तो डेफिनेटली आप शेयर करें, ताकि उससे इस वीडियो को देखने वाले बच्चों को फायदा। यस सर, मैं इस क्वेश्चन पे एक ही बात कह सकता हूँ कि आई एम अ 90s किड। तो हम लोगों ने दूरदर्शन पे तरंग भी देखा था, और छोटे छोटे वो कीपैड वाले नोकिया वाले फ़ोन भी देखे थे, 3310 एंड ऑल। तो लाइक फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रिपरेशन, इट वाज डिफिकल्ट। यस ऑफ कोर्स, अभी तो अब हम लोग छोटे छोटे बिट्स में जो चीज़ें चलती हैं, इट्स ऑल मार्केटिंग इज गोइंग ऑन एंड यू आर सेलिंग योर टाइम टू देम। बट फॉर मी, first of all, I stopped using my phone. I mostly used my laptop and had printouts whatever I had to work with, so that my screen time was almost in single digits on my phone, and I only used it for calling purpose. But then it is not always applicable. कभी कभी मैं भी बह जाता था चीज़ों में, and but that thing helped me बिकॉज मेरे पास एक गोल था, एक एम था। तो मैंने यूट्यूब पे यही कोशिश किया था कि मैं ना इसको ऐसे कर लूँगा, इसके एल्गोरिदम को ऐसा बना लूँगा कि मुझे सिर्फ वही चीज़ें सजेस्ट होंगी जो मेरे टारगेट को हिट करती हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मैं कभी भी अगर अपने आईडी से, अपने गूगल अकाउंट से यूट्यूब चला रहा हूँ, तो मैं सिर्फ वही चीज़ें देखूँ जो मुझे प्रमोट करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एंड दैट काइंड ऑफ हेल्प। उस वजह से फिर मेरा स्क्रीन टाइम फ़ोन पे तो 0 के लगभग हो रहा था, एंड जब भी मेरे को ऐसा कभी कोई रील देखने का मन करता था तो मैं एक साथ देख लेता था जितने देखनी है, लेकिन एक दिन सेट कर लेता था मैं कि इस दिन मेरे को करना है, एग्जाम के बाद या डे के बाद। उसके बाकी टाइम पे आई हैड टू बी रिस्पेक्टफुल टू माई डिसीजन कि मेरे को नहीं करना है अभी, और मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता था जितना कर सकता हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल भी इनएक्टिव सा रहता था अभी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन रिफ्रेन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, helps you get connected and it helps you sometimes give you some ideas also, but then you have to decide कि आप उसके slave बनना चाहते हो या you want to be the master of thing and get help. That is what I try to apply. सच में ये ज़रूरी चीज़ भी है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे ज़रिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है कि डेफिनेटली आप, जैसा कि आपने कहा कि आप उसका स्लेव बनना चाहते हैं या आप उसके ऊपर कमांड करना चाहते हैं। और अगर आप कमांड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, आप उसका बेहतर पॉजिटिव इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी अगर आप स्लेव के तौर पर बन गए, लाइक आपने एडिक्शन ऐसा डेवलप कर लिया कि वो आपको ही उसका गुलाम बना रहा है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपके सारे एम्स, सारा जो भी लाइफ है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, डेफिनेटली इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये काफी जरूरी हो जाता है उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरह का कोई भी एम सेट कर रहे हैं लाइफ में। मुझे लगता है कि पहले वो एम जरूरी है, और एक बार वो एम अचीव हो जाए ना, फिर आपके मन में जो भी चीजें आपको लगता है कि वो आपसे मिस हो गई हैं, तो आप उसको पूरा कर लेना। बट फिलहाल एट अ प्रेजेंट टाइम जो भी आपके लाइफ का एम है वही आपकी इंपॉर्टेंस है, वही आपका सब कुछ है, और उसी के लिए आपको सारा समय देना चाहिए। And then only in a very small time, in a very limited time, you will gain what you want to actually gain in your life.
ये तभी आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिलने वाला। सो दिस इज अबाउट द टुडेज सेशन, दैट इज इंटरव्यू। और आशा करते हैं कि आप सारे विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर इस सेशन से, इस सेगमेंट से मिला होगा जो कि आपकी लाइफ में, आपके इम्प्रूवमेंट में कहीं ना कहीं 1% का भी कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इस इंटरव्यू का जो मेन एम है, जो एजेंडा है, वो क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू करना चाहूंगा आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुभम जी। और थैंक यू जो भी इस सेशन को देख रहा है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और अब मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर, किसी और ऐसे ही जोशीले, ऐसे ही एक अचीवर के साथ, और उनकी स्टोरीज भी शेयर करेंगे। डेफिनेटली आप उनसे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।